सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम फर्स्ट लेक्चर में लास्ट में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया था, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, वेव फंक्शन। तो हमने देखा था कि कोई भी एक पार्टिकल है, उसके साथ एसोसिएटेड एक ग्रुप ऑफ वेव्स होती है जिसको हम वेव पैकेट कहते हैं। ठीक है। ठीक, अब बात ये आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है। तो हम ये जो ग्रुप ऑफ वेव्स है, इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन साई से। ठीक है। ये साई क्या बताता है कि इसकी स्टेट क्या है किसी टाइम टी और किसी पोजीशन आर पर। ठीक है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं उनसे आप एग्जैक्ट तो इन्फॉर्मेशन ले नहीं सकते, तो हमें क्या है, ये वेव फंक्शन में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड मिलती है। स्कैटर्ड का क्या मतलब है? स्कैटर्ड का मतलब है कि देखो, अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल पड़ा होता तो हमें पार्टिकल पता है कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर होएगा, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है। लेकिन इसके जो अराउंड वेव्स है वो क्या है, यहाँ पर स्कैटर्ड है। ठीक है। स्कैटर्ड है, इसका मतलब ये वेव क्या है, एक रेंज में है। ठीक है। रेंज मतलब एक डेल्टा एक्स रेंज में है। ठीक है। तो हमें पोजीशन में क्या मिल रही है, एक अनसर्टेनिटी मिल रही है कि ये पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब उसकी कुछ जगह प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होएगी, कुछ जगह कम होएगी, वो देखेंगे। अब पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ रही है, इसी के साथ इसके मोमेंटम, एनर्जी और बाकी क्वांटिटीज़ में भी अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेव फंक्शन है ये क्या बता रहा है, इसकी स्टेट को बता रहा है, जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। तो अब ये तो पता लग गया हमें कि ये साई इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये साई होता क्या है? ठीक है। तो बेसिकली ये जो साई है, इसका वेव फंक्शन है, ये क्या है, इस पार्टिकल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसकी फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड। जैसे आपको किसी पोजीशन पता करनी होती है, और क्या फिजिकल क्वांटिटी होती है, मोमेंटम पता करना है, एनर्जी पता करनी है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन कंटेन करता है, इसकी ये साई कंटेन करता है। ठीक है, ये वेव फंक्शन। तो अब इस साई के पास इंफॉर्मेशन है, हमें ये चीज़ भी पता लग गई। तो अब बात ये है कि इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। ठीक है। अब ऑपरेटर मान लो कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो इस साई पर एक्ट करता है। ठीक है। इस साई पर एक्ट करेगा और इस साई पर एक्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन देगा। कैसे? अब हमें पता है कि जैसे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए मोमेंटम की, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है, उसको हम इस पर ऑपरेट करवा देंगे तो हमें मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह एक एनर्जी ऑपरेटर होता है, उसको हम इस पर एक्ट करवा देंगे तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम होता है हमारे क्वांटम सिस्टम का। इसमें हर चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो साई है इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है। तो अब मैं एक साई की जनरल रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ। ये जो साई है, साई ऑफ, एक सिंपल एक बार लिख देता हूँ, आर कोमा टी, ये होता है ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर ये फंक्शन होता है आर और टी का। ठीक है। तो अब बात आती है कि हमने इसको ऐसे ही क्यों लिखा। क्या वेव फंक्शन कोई भी इक्वेशन हो सकती है? काफ़ी सारे सवाल हैं, तो उन सवालों का जवाब मिलेगा हमें ऐसा क्यों लिखा, प्रॉपर्टीज से। ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है। कोई भी वेव फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, रियल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे चल के डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ लिख लेते हैं, इट शुड बी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये हो गया। ठीक है। उसके बाद बात आती है सेकंड प्रॉपर्टी, इसको हम एक साथ ही लिखेंगे, कई प्रॉपर्टीज इसमें, साई और इसका डेरिवेटिव डी साई अपॉन डी एक्स। ठीक है। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों हमारे पास होने चाहिए फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है। हमने ज़्यादा सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखी, सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ में ही निपटा दिया इसको, सारी प्रॉपर्टी यहीं आ गई। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, तो ये चीज़ें हमने लिखी है इसका मतलब क्या बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो फाइनाइट। फाइनाइट कहता है कि ये जो साई और डी साई अपॉन डी एक्स,
इनकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट रहनी चाहिए, कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इवन इफ अगर हम x को प्लस माइनस इन्फिनिटी रख दें तो भी हमारे पास ये शाई क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फाइनाइट के बाद अब हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का क्या मतलब है? तो सिंगल वैल्यूड का हमारे पास मतलब होता है कि मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, y एंड साई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। ठीक है, आपने कह दिया ये इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया, x इज इक्वल टू 4 मेरे पास एक पॉइंट है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 4 एक वैल्यू के लिए हमारे पास साई की कितनी वैल्यू आ रही है, साई की 2 वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर 1x वैल्यू हमें साई की कितनी वैल्यूज मिल गई, 2। तो क्या ये सिंगल वैल्यूड हुआ, नहीं हुआ। तो सिंगल वैल्यूड का मतलब है x की किसी एक वैल्यू के लिए साई का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, मल्टी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अगर ग्राफिकली समझे तो देखो यहाँ हुआ क्या है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हर एक x की वैल्यू के लिए y की हमें क्या है, 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस तरह के जो वेव फंक्शंस है वो हमारे पास अलाउड नहीं होते। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमेशा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब समझो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें साई के कॉन्टिन्यूस होने की, ठीक है, साई के, तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये हम बिना पेन उठाए ऐसा ग्राफ बना सकें। ठीक है, अब बिना पेन उठाए कैसा है, जैसे एक डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये ऐसे जा रहा है और फिर यहाँ से सीधा ये यहाँ पर जंप कर गया। ठीक है, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ये जंप कर गया और ये ऐसे जा रहा है। तो इस तरह के ग्राफ है, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ है। इसको बनाने के लिए मेरे को क्या है, ये बार बार पेन उठाना पड़ रहा है। तो साई का कंटिन्यूस होने का मतलब है कि ये ग्राफ हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है हमारे पास डी साई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, इसके अंदर क्या है, ये शार्प एज आ गया, ये शार्प एज आ गया, इस तरह का शार्प एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ, पहली बात तो हमें मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरा पेन नहीं उठना चाहिए, और दूसरी बात इस तरह के शार्प एजेस नहीं आने चाहिए। अब बात ये ऐसा क्यों, तो उसका रीजन है, देखो कि हमारे पास अगर शाई कॉन्टिन्यूस होगा तो हमारे पास डी शाई अपॉन डी एक्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर डी शाई अपॉन डी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा तो हमारे पास डी स्क्वेयर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। तो रीज़न ये है कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव है जो वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ये एग्जिस्ट क्यों करना चाहिए, इसका रीज़न क्या होता है कि जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो मोशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वो क्या करती है, मोशन को रिप्रेजेंट। जैसे हमारे पास एक होता है ना एफ इज इक्वल टू एम में, ये क्या होती है, एम डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, न्यूटन की सेकंड लॉ है, ये भी क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स लगता है तो वो कैसे मूव करता है, तो एक तरह से मोशन दिखा रही है। ठीक है, तो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अब इसी तरह से हमारा क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन होती है जो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो क्या करती है, पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारा शाई का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब उसका मोशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह का वेव फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होएगी, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको ये बताना है क्या ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल देखो, ये है मॉड एक्स। ठीक है, तो क्या मॉड एक्स एग्जिस्ट करता है, अब देखो ये इसका आंसर होएगा नहीं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले देखो अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखा तो मान लो शाई इज इक्वल टू मॉड एक्स,
तो शाई भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। कॉन्टिन्यूस कैसे नहीं है, अगर मैं इस मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊँ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक शार्प कॉर्नर मिलता है। तो कैसे भी आ जाए मोड एक्स, मान लो शाई इज इक्वल टू 4 माइनस मोड एक्स, मोड एक्स किसी भी तरह आ जाए, मोड एक्स वाला ग्राफ कभी भी आपका वेव फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होएगा, ठीक है, और इनफाइनाइट को भी अप्रोच कर लेगा। तो मोड एक्स कभी नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखो हमारा सेकंड एग्जांपल है शाई इज इक्वल टू 5x, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो शाई भी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 10x, ठीक है, तो 10x देखो, इसमें भी दिक्कत क्या है, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर हमारा जो शाई है वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, ये एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर आपको 10x का ग्राफ पता है तो वो डिसकॉन्टिन्यूस भी होता है, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, सभी को पता ही होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें साइन एक्स या कोस एक्स, ये दो ग्राफ देखते हैं। अब अगर साइन एक्स को आप देखो तो साइन एक्स कैसा होता है, साइन एक्स होता है ये, और कोस एक्स को देखो तो वो कैसा होता है, वो होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ की खास बात क्या है, सबसे पहले तो एक्स को अगर इन्फिनिटी रख दो तो भी इनकी फाइनाइट वैल्यू होएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमेशा +-1 के बीच में ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है, +-1 इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होता है, तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद बात क्या है कि ये ग्राफ हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होएगा और डिफरेंशिएबल, मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें, और सिंगल वैल्यूड भी है, ठीक है, सिंगल वैल्यूड भी है, हर जगह कहीं पे इसकी डबल वैल्यू नहीं मिलेगी इन दोनों में। तो इसका मतलब हमें ये चीज़ पता लग गया कि हमारा जो वेव फंक्शन है या तो वो साइन एक्स के ऑर्डर का हो सकता है या कोस एक्स के ऑर्डर का हो सकता है। अब हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो हमारा पार्टिकल है उसको कोई सिंगल वेव रिप्रेजेंट नहीं करती, उसको क्या ग्रुप ऑफ वेव रिप्रेजेंट करता है। अब ग्रुप ऑफ वेव रिप्रेजेंट करता है तो ग्रुप ऑफ वेव बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कि हमारा जो शाई है वो क्या होना चाहिए, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए कुछ साइन एक्स का, मान लो इसको साइन के एक्स लिख दिया और प्लस कॉस के एक्स लिख दिया, ठीक है, इनका क्या होना चाहिए, एक लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सिंगल वेव नहीं है एसोसिएटेड पार्टिकल से, ग्रुप ऑफ वेव्स है, तो हमने क्या कर दिया, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि हमने सबसे पहले एक पॉइंट लिखा था, उस पॉइंट पे हमने कहा था कि शायद होना चाहिए ये मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन होना चाहिए, रियल नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने क्या किया, साइज इक्वल टू हमने इसको कर दिया कॉस के एक्स, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स बना दिया प्लस आयोटा साइन के एक्स, ठीक है। अब आयोटा लगने की वजह से ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e⁻ आयोटा के एक्स, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, e⁻ आयोटा के एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है मोशन इन प्लस एक्स डायरेक्शन विद वेव वेक्टर के, ठीक है। अब ये तो क्या है, एक बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन हमें तो एक इक्वेशन चाहिए जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी और थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल वेव इक्वेशन देखते हैं कि वेव इक्वेशन कैसी होती है। अब मैं कोई भी जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या कोई भी इक्वेशन लिख लूँ, जनरल इक्वेशन E इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, एम्पलीट्यूड, के वेव वेक्टर, एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ओमेगा हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी, और टी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो इस वेव इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो हमने क्या कहा कि हम साई को भी इस वेव इक्वेशन की तरह मॉडिफाई कर देते हैं। तो हमने क्या बना दिया, इस साई को e⁻ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये चीज़ हमारा साई आ गया। अब यहाँ पर ए क्या है, ए है इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, ए लगा दिया ना ऐसे। के क्या है यहाँ पर, के है हमारा वेव वेक्टर, वेव वेक्टर, ठीक है। के की एक फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू 2π/λ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें एक्स, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ओमेगा की बात करें, ये क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है।
अब ओमेगा का हमें पता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। अब ओमेगा का भी हमें एक फॉर्मूला पता है, ये होता है 2π/t, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2π इस तरह करके, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये हमने क्या है, शुरू शुरू में जो पॉइंट लिखा था कि हमारा वेव फंक्शन की एक जनरल इक्वेशन, तो वो जनरल इक्वेशन हमने यहाँ पर ड्राइव कर ली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस जनरल इक्वेशन से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या है कि हमने अभी अभी एक चीज़ देखी, हमने कहा कि जो k होता है वो होता है 2π/λ, ठीक है। हमें पता है जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, h/p। इससे हम k को क्या लिख सकते हैं, हम k को लिख सकते हैं इससे 2π/λ, लैम्डा क्या है h/p, ठीक है। अब h/2π क्या बन जाता है, ये बन जाता है p/h कट, ठीक है, p/h कट। तो ये हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, p/h कट। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं p = h कट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं आगे चल के। तो ये यहाँ पर देख लो, ये हमारा आ गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब हमने क्या किया, ओमेगा को लिखा है 2π, तो हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2π e/h, ठीक है। अब ये h/2π ये क्या बन गया e/h कट। तो हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं e/h कट, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आया, e = h कट ओमेगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका हम आगे चल के काफ़ी यूज़ करेंगे कि हम एनर्जी को h कट ओमेगा के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ से पता लग गई, और बेसिकली हमें क्या है k की एक वैल्यू पता लग गई और ओमेगा की भी एक वैल्यू पता लग गई। अब हम क्या करते हैं, इस k और ओमेगा की ये जो नई वैल्यूज़ आई है इसको हम हमारी वेव इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमारे पास psi = a e⁻iota kx की जगह क्या आ जाएगा p/h कट x, ठीक है, माइनस ओमेगा टी, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा e/h कट t, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ रहा है, h कट कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो, a = e⁻iota/h कट, ठीक है, और ये आ गया px - et। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब देखो अभी ये छोटी सी डेरिवेशन है, ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हम कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम डेरिवेशंस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन डेरिवेशंस पर फोकस करेंगे जहाँ से हमारा कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट क्लियर हो रहा हो, ठीक है। तो ये डेरिवेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा हम ज़्यादातर डेरिवेशन स्किप करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला ये जो इक्वेशन है इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, del psi/del t कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को del psi/del t करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मिलता है यहाँ पर, अब देखो ये आ जाएगा -iota e/h कट, ठीक है, और उसके अलावा ये शाय वैसा का वैसा रह जाएगा, ठीक है, ये शाय क्या है वैसा का वैसा रह गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें पता लगा कि जो E है वो क्या होता है ई शाय, ठीक है, ई शाय वो क्या होता है, ये आयोटा और एच कट इधर चले जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा हम आयोटा को ऊपर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा आयोटा एच कट del psi/del t, ठीक है। हल्का सा रीअरेंज कर देंगे, ये रीअरेंज आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास जो E है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। E क्या है, यहाँ पर एक ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू क्या आ गई आयोटा एच कट del psi/del t, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन ऑफ एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। अगर E को हम शाय पर ऑपरेट करवाते हैं, ये एनर्जी ऑपरेटर है, तो एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू क्या है आयोटा एच कट del/del t, तो ये इस तरह से ऑपरेट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
रिलेशन है जिसका हम आगे चल के काफ़ी यूज़ करेंगे, तो इसको याद रखना, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये तो चलो हम डेरिवेशन में भी यूज़ करने वाले हैं। अब हम देखते हैं सेकंड में हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट। यहाँ पर क्या किया था, शायद इस बार क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हम ट्वाइस करेंगे, 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमने इस शाय को 2 बार डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर हमें मिलता है कुछ डी स्क्वेयर शाय अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर, और क्या पी स्क्वेयर अपॉन एच कट स्क्वेयर, ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा शाय ऐसा का ऐसा वापस, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये हमारा आता है पी स्क्वेयर शाय इज इक्वल टू आता है हमारे पास माइनस एच कट स्क्वेयर डेल शाय अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल स्क्वेयर शाय अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक्शन ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसकी वैल्यू होती है माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पी एक्स स्क्वायर है। अब इसी तरह से हमारा अगर पी हमें बनाना हो वो आएगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये मोमेंटम ऑपरेटर और उसके स्क्वायर का एक्शन है, ठीक है। इसको भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये आप ये यहाँ से याद रखना, ये वाली टर्म्स। तो देखो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। हमें 2 ऑपरेटर्स भी पता लगे, एक एनर्जी ऑपरेटर जो कुछ ऐसा दिखता है और एक मोमेंटम ऑपरेटर जो कुछ ऐसा दिखता है। मोमेंटम ऑपरेटर ये है, इसका स्क्वायर ये बन गया, ठीक है। हमें यहाँ पर पी स्क्वायर की ज़रूरत थी तो हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो पी स्क्वायर की क्यों ज़रूरत थी। अब हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम करते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है। अज्यूमिंग नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी को लिखते हो पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हो, पोटेंशियल एनर्जी देखो पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, अलग अलग तरह के पोटेंशियल होंगे तो उनकी अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम यहाँ पर जनरल पोटेंशियल v लिख देते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में साई मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बना, ये ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m साई प्लस हमारे पास बना ये v साई, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, हम ई और पी स्क्वेयर की जो वैल्यू निकाली थी वो रख देते हैं। तो ई और पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू थी हमारे पास आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी ऑफ शाई, ठीक है, और 1 अपॉन 2m। पी स्क्वेयर की क्या निकाली थी, पी स्क्वेयर की निकाली थी माइनस एच कट स्क्वेयर डेल स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर शाई प्लस हमारे पास आ गया वी शाई। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। और ये किस में है, ये 1 डायमेंशनल में है, जब हम सिर्फ एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब इसी इक्वेशन को अगर 3 डायमेंशन निकला हो, तो 3 डायमेंशन निकला हो तो यहाँ पर देखो अगर 1 डायमेंशन थी तो हम इसको v ऑफ x लिख देते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ v ऑफ x, ठीक है। अगर इसी को हमें 3D में लिखना हो, 3D में लिखना हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा एच कट डेल शाई अपॉन डेल टी। यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के साथ एक डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी आ जाएगा और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। ये डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। डेल स्क्वायर शाई प्लस वी ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये 3 डायमेंशनल पोटेंशियल है साई, ये क्या बन गई 3D श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को याद कैसे रखना है, याद रखना है टोटल एनर्जी होती है पी स्क्वायर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब आपको एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू पता है आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, और मोमेंटम ऑपरेटर की पता है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। तो बस उनकी वैल्यूज ऐसे रख देना और हमें ये इक्वेशन याद हो जाएगी। अब देखो, अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन होती क्या है,
तो श्रोडिंगर इक्वेशन एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। और ये क्या काम करती है, ये वो सेम काम करती है जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ या फिर सेकेंड इक्वेशन करती है, ठीक है। अब देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है F इज इक्वल टू एम में, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एम डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। ये क्या बताती है, ये बताती है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, मतलब वो T1 टाइम के बाद कहाँ होगा, T2 टाइम के बाद कहाँ होगा, उसकी एनर्जी कितनी होएगी, अगर उस पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगाया तो उसमें कैसे चेंजेस आएंगे, उसकी पोजीशन मोमेंटम एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो टोटल मोशन डिस्क्राइब कर रही है एक तरह से। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या करती है, जो हमारा साई वेव फंक्शन है या फिर जो क्वांटम सिस्टम है, वो क्वांटम सिस्टम टाइम के साथ कैसे इवॉल्व होएगा ये बताती है। अगर उसमें हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया तो उस पोटेंशियल की वजह से वो टाइम के साथ कैसे चेंज होएगा ये चीज़ बताती है, ठीक है। तो बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बताता है कि हमारा जो क्वांटम सिस्टम है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स या फिर इन जनरल। अब बात क्या होती है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना वो क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड है। क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है, डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स हमारी क्या होती है, डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक बोले तो कि इसकी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है कि एग्जैक्ट T1 टाइम बाद ये परफेक्टली इस पोजीशन पर होएगा, ठीक है, हम उसको एग्जैक्टली पोजीशन बता सकते हैं, तो इस चीज को क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन हमें पता है कि जो क्वांटम वर्ल्ड होता है हमारा, वहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है। जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है वहां पर क्या आ जाता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है उससे उसको ग्रैब करने से रोकता है एक तरह से, ठीक है। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन में क्या होएगी, अनसर्टेनिटी होएगी, ठीक है। तो जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, वो प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी में इंफॉर्मेशन होती है, वो स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन कैसे, अब यहां पर मान लो क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो एक पार्टिकल था जो 2 की स्पीड पे जा रहा था। अब वो टाइम T1 पर उसकी पोजीशन होएगी x1, टाइम T2 पर उसकी पोजीशन होएगी x2। ये मैंने क्या बनाई है, एग्जैक्ट पोजीशंस बनाई है, क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्टली पोजीशंस पता होएगी। वेव फंक्शंस जो हमारे होते हैं वो पहली बात तो खुद ही डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते, प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो वहां पर प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। वेव फंक्शन क्या है, ऐसे फैला हुआ होता है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे फैली हुई होती है, अलग अलग जगह पर हो सकता है। अब एक छोटा सा पार्टिकल था m, ठीक है, वो क्या है, उसकी वेव इतनी ज़्यादा यहाँ पर फैली हुई है, तो इस पार्टिकल के यहाँ पर होने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, अलग अलग जगह पर प्रोबेबिलिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी। अब हम कहते हैं कुछ T1 टाइम बाद, तो T1 टाइम बाद आपको ये बताएगा कि ये प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होएगी, T2 टाइम बाद ये क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होएगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देती, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम निकाल भी नहीं सकते, ये हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देख लिया। इसकी जो ये पोजीशन है इसमें ये डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी, इसका जो मोमेंटम है उसमें डेल्टा पी की अनसर्टेनिटी आएगी। अब मोमेंटम में अगर हमें अनसर्टेनिटी मिल रही है तो उसकी जो एनर्जी है उसमें भी अनसर्टेनिटी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से इसके जो फ्यूचर होएंगे उसमें भी अनसर्टेनिटी होएगी, ठीक है, अलग अलग आने वाले फ्यूचर। और इसको अगर हम एक्सटर्नल फोर्स भी लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स के बाद भी जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो भी क्या मिलेंगे, हमें अनसर्टेनिटी के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसको आप अगर नोट करना चाहो अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप आराम से नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब देखो, अब हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो 2 टाइप्स की होती है। तो उसमें सबसे पहला टाइप है टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है, वो डिस्टेंस का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है। मतलब ये टाइम पर पोटेंशियल अगर डिपेंड करे तो हम उसको क्या कहेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप है वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें क्या होता है, जब हमारा जो पोटेंशियल है वो सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करे, इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, ठीक है। पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम,
तो हो गई टाइम इंडिपेंडेंट। पोटेंशियल डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो क्या हो गई टाइम डिपेंडेंट। बस इतना सा फंडा है इसका, ये चीज़ याद रख लेना। अब हमने इसको ऐसा नाम क्यों दिया है कि यहाँ पर पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो देखो इसमें क्या होता है, अगर हमारा पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है ना साई ऑफ आर कोमा टी, ठीक है, इस सॉल्यूशन जो आएगा इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हेल्प से क्या है अलग अलग लिख सकते हैं, हमारा डिस्टेंस का और टाइम का फंक्शन। ठीक है, इस सॉल्यूशन में एक पार्ट देखो, ये फाई ऑफ आर, ये क्या है डिस्टेंस का फंक्शन, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर मान लो एफ ऑफ टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन था हमारा उसको हमने डिस्टेंस और टाइम का पार्ट अलग अलग कर दिया। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट जो इक्वेशन होती है उसमें क्या है, ये जो सॉल्यूशन है इसको हम डिस्टेंस और टाइम के साथ अलग अलग पार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक दूसरे में मिक्स्ड होते हैं। यहाँ पर अलग कर सकते हैं, तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है जो डिस्टेंस का फंक्शन है वो तो ऐसा कैसा, और टाइम का फंक्शन है e⁻⁻ आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, हमने पहले भी लिखी थी कि जो हमारी स्टेट होती है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। ठीक है, वो केस था हमारा टाइम इंडिपेंडेंट का, तो वो कुछ इस तरह से चेंज होती है, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। अब देखो, अब इस सॉल्यूशन से ऐसा क्या हो गया कि हमारी इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट होगी, तो हम क्या करते हैं इस सॉल्यूशन को टाइम इंडिपेंडेंट में पुट करके देखते हैं। ठीक है, ये क्या है सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन में ये फर्क पड़ता है जब टाइम इंडिपेंडेंट हो। अब हम क्या करते हैं पुट करते हैं इसको इक्वेशन में। जब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m। ठीक है, डेल स्क्वेयर शाई, अब शाई क्या है हमारा फाई ऑफ आर, और मान लो ये है e⁻ आयोटा ई टी अपॉन एच कट, प्लस हमारे पास v शाई इज इक्वल टू हमारे पास ई क्या होता है आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, और शाई क्या है फाई ऑफ आर e⁻ आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये डेल स्क्वायर है, ये क्या है सिर्फ स्पेस का डेरिवेटिव है, तो टाइम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये आएगा e⁻ आयोटा ई टी अपॉन में एच कट, ये बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या डेल स्क्वायर फाई ऑफ आर। ठीक है, प्लस वी शाई क्या है हमारे पास, v है, शाई क्या है फाई ऑफ आर e⁻ आयोटा ई टी अपॉन एच कट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर सिर्फ टाइम डेरिवेटिव है, तो ये डिस्टेंस क्या है बाहर आ जाएगा, जो फाई ऑफ आर है डिस्टेंस का है ये फंक्शन, आयोटा एच कट फाई ऑफ आर, और यहाँ पर क्या बचा डेल अपॉन डेल टी ऑफ e⁻ आयोटा ई टी अपॉन एच कट। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या है माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट, ये बाहर आ गया, और e⁻ आयोटा ई टी अपॉन एच कट, ये ऐसे बच गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये e⁻ आयोटा ई टी अपॉन एच कट पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। ये कैंसिल आउट होके हमारे पास एट द एंड बचता क्या है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर फाई ऑफ आर प्लस वी फाई ऑफ आर इज इक्वल टू, ये आयोटा स्क्वायर माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये एच कट से यहाँ एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा फाई आर ई। ठीक है, ये बच गया यहाँ पर। तो ये देखो ये क्या हो गई, अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन देखो, क्या यहाँ पर आपको कहीं पर टाइम का फंक्शन दिख रहा है, नहीं, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई हमारी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, तो यही पूरा सिस्टम है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का। इसमें बात क्या होती है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका हम ये डिस्टेंस हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है उसका फंक्शन अलग कर लेते हैं, टाइम का फंक्शन अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम का फंक्शन बाद में जब सॉल्यूशन पुट करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, इस चीज़ को नोट कर लो। फिर हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट इसका पार्ट है। ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट आता है, वो हम लास्ट में करेंगे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में। अब देखो इसकी एप्लीकेशंस, तो जो एप्लीकेशन में देखो सबसे पहले आती है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की। ठीक है, यही हमारे सिलेबस में है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, तो इसी की बात करेंगे।
तो टाइम इंडिपेंडेंट में सबसे पहली जो एप्लीकेशन होती है वो होती है पोटेंशियल फाइंड करना, अगर अपने वेव फंक्शन और एनर्जी गिवन हो। ठीक है, इसमें दो केस आते हैं। पहला केस क्या होता है कि अगर हमारा जो वेव फंक्शन है वो डिस्टेंस और टाइम दोनों का फंक्शन है, ठीक है, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। ठीक है, और अगर हमारा जो वेव फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर का फंक्शन है, तो हमें क्या है, एनर्जी की ज़रूरत होगी पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। ठीक है, इन दोनों पर हम एक एक एग्जांपल कर लेंगे। और नेक्स्ट जो सेकंड केस है वो है एनर्जी फाइंड करना अगर हमारे पास पोटेंशियल और वेव फंक्शन ये दोनों गिवन हो। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। हम एक काम करते हैं, तीनों पर एक एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो, सबसे पहला एग्जांपल देखो, हमें क्या गिवन है, हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, वेव फंक्शन दिया हुआ है जो डिस्टेंस का फंक्शन है, एनर्जी दी हुई है और पोटेंशियल फाइंड करना है। अब हमारा पहला पॉइंट यही था कि अगर ये वाला पॉइंट देखो, अगर वेव फंक्शन सिर्फ डिस्टेंस का फंक्शन है तो एनर्जी दी होनी चाहिए जो हमें दी हुई है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में पुट करेंगे -h²/2m, और ये आ गया डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर मतलब ये सिर्फ x का फंक्शन है, तो del²/del x² a e⁻⁻α² x² प्लस v शाय, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास है ई शाय। ई क्या है हमारा, h² α²/m, जो हमें ये ई की वैल्यू दी हुई है, और शाय को एक बार यहाँ पर ऐसे का ऐसे पुट कर देता हूँ। अब देखो, अब अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो ये क्या बनता है, -h²/2m, ठीक है, और ये a बाहर आ गया। अब ये a बाहर आ गया तो इसको एक बार डेरिवेट करेंगे, del/del x करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा -2 α²x e⁻⁻α² x², ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, प्लस हमारे पास है v शाय इज इक्वल टू हमारे पास है E0 शाय। अब हमें क्या है, इसका एक और बार डेरिवेट करना है, ठीक है, ये हमने सिंगल टाइम ही डेरिवेट किया था। अब इसको एक और बार डेरिवेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा h²/2m a। सबसे पहले इसका डेरिवेट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, फिर इस टर्म को कांस्टेंट रखेंगे और इस टर्म का डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2α² e⁻⁻α² x², ठीक है, और माइनस में आ गया हमारे पास 4α4 x² e⁻⁻α² x², ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास है प्लस v शाय इज इक्वल टू हमारे पास है E0 शाय, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो टर्म है अगर इसको कॉमन लेके मैं बाहर निकाल लूँ तो ये के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, शाय बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये कैंसिल, हमारा जो वेव फंक्शन गिवन है ये कैंसिल, और यहाँ से ये शाय और ये शाय, वेव फंक्शन कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा h²/2m, और यहाँ बचा 2α² -4α4 x² प्लस v इज इक्वल टू E0। E0 क्या दिया हुआ था, h² α²/m, ठीक है, ये बचा। अब अगर इसको थोड़ा ओपन कर दूँ मैं तो ये बन जाएगा h² α²/m -2 h² α4 x²/m प्लस v इज इक्वल टू h² α²/m। तो यहाँ से ये h² α²/m से ये कैंसिल, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2h² α4 x²/m, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसको नोट कर लो आराम से पॉज करके, फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जो वेव फंक्शन है, इस बार वेव फंक्शन क्या है, एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, आप अपने आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ये दिया हुआ है a e⁻⁻⁰
के एक्स माइनस ओमेगा टी, सिंपल वेव फंक्शन दिया हुआ है हमें, ठीक है, और बोला है फाइंड पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, हमें क्या है, इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करना है, तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये क्या है हमारे पास, ये सिर्फ x का फंक्शन है तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, a e टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस हमारे पास है v, शाये ही लिख दिया इसको, इज इक्वल टू मैंने लिख दिया e शाये। अब e क्या होता है हमारे पास, e होता है आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी ऑफ शाये, वो है a e टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये दोनों साइड सॉल्व करनी है, तो जब ये साइड सॉल्व करेंगे तो ये क्या आता है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये दो बार डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, आयोटा के का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार डेरिवेट करेंगे तो आयोटा के, दूसरी बार फिर से डेरिवेट करेंगे तो आयोटा के का स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, शाये बच जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा वी शाये, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, आयोटा एच कट, ये वाली जब डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है, और पीछे क्या बच जाएगा, ये शाये बच जाएगा, ठीक है। अब देखो ये शाये से ये कैंसल, ठीक है, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। यहाँ से हमारे पास जो पोटेंशियल है वो क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास एच कट ओमेगा माइनस एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है हमें, वो है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जो वेव फंक्शन दिया हुआ है हमें वो है a e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस तरह के वेव फंक्शन क्यों ले रहा हूँ, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो बात ये होती है कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे भी, ठीक है। तो इसी तरह के वेव फंक्शन आते हैं आपको पेपर में अगर आएंगे, जो थोड़ा आपके सिलेबस से रिलेटेड होएगा, ठीक है, दो थोड़े रियलिस्टिक होते हैं, सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं। रैंडम कोई भी ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन उठा के नहीं देते, जो ये पेपर बनाने वाले होते हैं इनका थोड़ा सा ये पैटर्न रहता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो थोड़े ज़्यादा अच्छे, ठीक है। तो हमें ये पोटेंशियल दिया हुआ है, वेव फंक्शन दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी, फाइंड ई। तो एक काम करते हैं, इनको हम इक्वेशन में रखते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन में। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर a e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया, प्लस v, v की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने एक बार शाये लिख दिया, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ई शाये, ठीक है। अब ये वाली टर्म है ना, हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व की थी, ठीक है, यहाँ पर, तो इसका मैं ये डायरेक्ट यही वाला रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ से उठा के, 2 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया हमारे पास एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ब्रैकेट में आ गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बाहर क्या आ गया, शाये, प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर शाये इज इक्वल टू ई शाये, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये शाये से शाये कैंसर, और ये जितना भी अंदर बचा ये क्या आ गई हमारी, ये एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। मैं शाये इरेज कर देता हूँ, ये शाये से शाये कैंसिल हो गया हमारा वेव फंक्शन, और ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस चीज़ को आप आराम से पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी देखो, अब हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा साई होता है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है तो उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो होती नहीं है, तो फिर हम साई पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी कोई फिजिकली मीनिंग है नहीं तो हम पढ़े क्यों रहे हैं, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो हमें पता है साई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया कुछ a प्लस आयोटा बी की टर्म्स में, ठीक है। फिर हमने क्या कर लिया, इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, a माइनस आयोटा बी। कॉन्जुगेट मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आता है हमारे पास साई स्टार साई। साई स्टार साई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये कुछ बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एक रियल नंबर। अब रियल नंबर आ गया, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा साई तो कॉम्प्लेक्स होता है, वो रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन साई स्टार साई ये क्या देता है, ये हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी देता है, ठीक है। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, ठीक है। साई स्टार साई इज इक्वल टू मोड साई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखोगे कि जब हम भी दो मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं भी ऑपरेटर को, स्टेट्स को, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसका कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे साई स्टार साई करेंगे ना, तो यहाँ से क्या है, हमें रियल नंबर मिलने स्टार्ट होंगे, और इसी रियल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमेशा साई स्टार साई क्वांटम मैकेनिक्स में इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखना। कोई भी आपको क्वांटम मैकेनिक्स में ए बी दो ऑपरेटर स्टेट कुछ भी दे दिया हो, आप उसको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे कभी भी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। आप कैसे करोगे, ए स्टार बी, ए स्टार लगाना हमेशा ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि इसी से हमें क्या है, इसका फिजिकली मीनिंग मिलता है कोई ना कोई। अब देखो, अब ये काम कैसे करता है, तो मान लो यहाँ पर कोई ये वेव फंक्शन है, मैं एक वेव फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, वेव फंक्शन काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये कोई वेव फंक्शन है, यहाँ पे काफ़ी सारी सुपर इम्पोज्ड वेव है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। अब हमें क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है x1, ठीक है। ये वेव फंक्शन है हमारे पास साई। अब यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है x1, आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी एट x1, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल के इस पॉइंट पर होने की। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे साई स्टार साई एट x इज इक्वल टू x1। तो ये हमें क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट x1। इसी तरह मैंने कह दिया यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है x2, ठीक है। तो मैंने कह दिया प्रोबेबिलिटी क्या है पार्टिकल के x2 पर होने की, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे साई स्टार साई, ठीक है। और फिर एट x इज इक्वल टू x2, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल एट x2, ठीक है। x2 पर प्रोबेबिलिटी क्या है पार्टिकल के होने की। अब मैंने कह दिया कि मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए पार्टिकल की फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल x1 टू x2, ये इतनी जगह में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को इतने इतने जगह में इस लेंथ में या इस एरिया में ये पार्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस तरह से, ये हर एक पॉइंट मतलब यहाँ पर हमें काउंट करना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन से। तो साई स्टार साई इसने दे दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक डॉट dx, ठीक है। तो ये देखो ऐसे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि आपको कभी भी x1 से x2 कोई भी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो ऐसे निकालोगे, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को समझना ध्यान से। अब मैंने ये कह दिया कि पूरा पार्टिकल कहाँ मिलेगा, तो किसी को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है पूरा पार्टिकल कहाँ मिलेगा। तो मैंने कह दिया कि हम एक काम करते हैं, साई स्टार साई करते हैं डॉट dx, ये करते हैं हम -∞ टू इन्फिनिटी, -∞ से लेकर इन्फिनिटी सारा स्पेस ही हमने फाइंड कर लिया। तो इसमें पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, इसमें पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, ठीक है। क्योंकि सारा स्पेस है, इसमें तो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ना, ऐसा तो है नहीं आधा पार्टिकल यहाँ पर है आधा किसी और दुनिया में है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसका इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं,
इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जब हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देखेंगे हमेशा 1 होएगी, क्योंकि इस दुनिया में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कहीं तो वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। भले ही अगर वो 100% स्ट्रेस्ड है ना, बिल्कुल अनसर्टेन है, ठीक है। 100 बिल्कुल अनसर्टेन का क्या मतलब है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी चला गया, इससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी तो कुछ नहीं हो सकती। तो इसकी पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारा स्पेस ले लिया। तो अब क्या है? अभी भी इसके पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, क्योंकि सारे स्पेस में तो ये पार्टिकल होएगा ही। ये समझ आ गया। अब ये हमने जो नॉर्मलाइजेशन लिखी है ना, ये लिखी है हमने 1D में, ठीक है। अगर इसको 3D में करना हो तो हम कैसे करेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये लिख दिया हमने साई स्टार स्टाई डॉट डी वी, ठीक है। पूरे वॉल्यूम में डी वी क्या है? डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। ये क्या होती है? 1 होती है। ये क्या है? नॉर्मलाइजेशन इन 3D, जहाँ पर डी वी क्या है? डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा का पूरा वॉल्यूम। यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा था सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा का पूरा वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना। अब देखो, अब नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। अभी हम क्या करेंगे? अब हम है ना अलग अलग तरह के वेव फंक्शंस निकालेंगे। हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोटेंशियल दिए होंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के पोटेंशियल के लिए हम वेव फंक्शन निकालेंगे। तो जब सबसे पहले वेव फंक्शन सॉल्व करेंगे तो हमारे वेव फंक्शन की क्या है? फॉर्म आ जाएगी कुछ, ठीक है। अब हमारे पास उस वेव फंक्शन की फॉर्म आ गई। मान लो कुछ साइन का फंक्शन है वो वेव फंक्शन, मान लो साइन का फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ हमें फॉर्म मिली है, इसके कॉन्स्टेंट्स है उसको एडजस्ट करना बाकी है। अब इसके कॉन्स्टेंट एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? अब हम एक क्या चाहिए? बाउंड्री कंडीशन चाहिए, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन किसके लिए चाहिए? टू एडजस्ट कॉन्स्टेंट्स, एडजस्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये रियल लाइफ इसी तरह से हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। अब एक बाउंड्री कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू होएगी, और वो बाउंड्री कंडीशन कौन सी होती है? वो बाउंड्री कंडीशन होती है हमारी नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब उस पार्टिकल के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमेशा ही 1 रहेगी। इस दुनिया में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। मतलब इस दुनिया में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं, और इसी चीज़ पर आपका एग्जाम्पल आता है। अब हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अच्छा सा, ताकि आपको बढ़िया समझ आ जाए, ठीक है। और एग्जाम्पल थोड़े अच्छे लेवल का करेंगे, प्रैक्टिकल लेवल का, ठीक है। पेपर में आपको थोड़ा आसान आएगा, इससे हम थोड़ा अच्छा करते हैं। अब देखो, अब हमें एक वेव फंक्शन दिया हुआ है साई ऑफ एक्स, ठीक है। इसे बोल दिया हमारे पास कुछ ए कॉस 2 पाई एक्स बाई एल, ठीक है। और इसने कहा है कि ये जो पार्टिकल है ये कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है? -L/4 टू L/4, ठीक है। ये एक्स की रेंज दे दी, मतलब ये हमारी बाउंड्रीज बता दी इसने कि ये बाउंड्री है इसकी, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमारा है फाइंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। फाइंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है कि देखो, हमारा जो वेव फंक्शन था उसकी फॉर्म क्या आ गई हमारे पास? ये कॉस फॉर्म आ गई। अब ये कॉस फॉर्म आ गई, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट भी तो चाहिए ना। वो कांस्टेंट क्या है? ए। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है, ठीक है। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 0 to L/8। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0 से L/8 के लिए, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा अगर ये कंसेप्ट बताऊं वापस, यही वाला मैं बता रहा था। तो कभी कभी कैसा होता है कि हमारे पास ना एक वेव फंक्शन आ गया साई, ठीक है। आप सॉल्व कर रहे हो, अब कोई साई वेव फंक्शन आ गया, तो अब क्या है? ये नॉर्मलाइज्ड नहीं होता, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसका साई करते हैं तो ये कुछ आ जाता है 15-20 आ जाता है, 15-20 25-30 कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो साई स्टार साई है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम कह देते हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा हुआ है इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब हमारे क्या आ रहा था? मान लो इस साइज स्टार साइज की वैल्यू आ रही थी 15, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई? इस कांस्टेंट की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1/15। क्यों? इसको अपॉन में ले जाके सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हम इस कांस्टेंट को एडजस्ट कर देंगे। किस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे? हमारे सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है, जैसा भी वहाँ दिया होगा। तो अब देखो एक एग्जाम्पल करते हैं, इससे अच्छा समझ आएगा।
अब जैसे हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, अब ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करो। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डॉट डी एक्स, क्योंकि 1D में दिया हुआ है। अब देखो, अब इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस L/4 तक, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है ये पार्टिकल नहीं है क्योंकि इसने बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है, प्लस फिर आ जाएगा माइनस L/4 से L/4, ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगा L/4 से इन्फिनिटी। अब इसने पहले ही हमें बाउंड्री कंडीशन बता दी कि ये पार्टिकल हमेशा माइनस L/4 से L/4 के बीच में रहेगा, तो इसको तो हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करना है और वैल्यू क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1, ठीक है। अब कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है, अब देखो ये रियल है तो इसका साई स्टार क्या होगा, वो भी रियल होगा, तो साई स्टार साई क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2πx/L, ठीक है। और ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास है डॉट डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, ठीक है। इसी स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देता हूँ, कांस्टेंट है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारे थे, माइनस L/4 से L/4, हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस आ गई कि सिर्फ यही करना है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 4πx/L और अपॉन में आ गया ये 2, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू 1। अब इसको अगर थोड़ा सा अलग अलग कर लें तो ये क्या आ जाता है 1/2 डॉट डी एक्स, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस 1/2 कॉस 4πx/L डॉट डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन इट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये माइनस L/4 से L/4, ये भी माइनस L/4 से L/4, ठीक है। तो अब देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है। और x में हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है हमें माइनस L/4 से प्लस L/4, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास 1/2 और L/2, ये आ गई, ठीक है। प्लस cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का होता है साइन थीटा, तो साइन 4πx/L अपॉन 4π/L, ठीक है। और इसका हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है, माइनस L/4 से L/4 तक। अब देखो, अब अगर हमने यहाँ पर L/4 रखा तो साइन क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा पाई, साइन पाई कितना होता है 0, माइनस L/4 रखा तो ये क्या बन जाएगा साइन माइनस पाई, वो भी कितना होता है 0, तो ये तो सलट गया हमारा, ठीक है। तो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, a स्क्वायर इंटू L/4 शुड बी इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या आ गया 2/√L, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी देखो, अब इसका सेकंड पार्ट क्या था, बी पार्ट था कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 0 to L/8 तक। तो हम क्या करेंगे, वही साई स्टार साई करेंगे और कहाँ से 0 से L/8 तक प्रोबेबिलिटी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 4/L और ये आ जाएगा cos स्क्वायर और 2πx/L, ये आ जाएगा डॉट डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना हो तो ये 0 से L/8 और वापस से 1 प्लस cos 4πx/L, ठीक है, अपॉन 2 डॉट डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/L और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 से L/8 1/2 डॉट डी एक्स, प्लस हमारे पास आ जाएगा 4/L और ये 0 से L/8 और ये आ जाएगा cos 4πx/L डॉट डी एक्स। अब देखो ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/L इंटू 1/2 और 0 से L/8 का क्या हो जाएगा L/8 ही हो जाएगा, प्लस ये 4/L, cos का क्या आ जाएगा साइन 4πx/L, ठीक है,
अपॉन 4 पाई अपॉन एल, ठीक है, डॉट डी एक्स। और इसकी लिमिट क्या कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से L/8 तक। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से L से L गया, ठीक है, ये 4 से ये कट गया 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास कुछ 1/4, ठीक है। और यहाँ पर आएगा प्लस, प्लस में अब देखो, अब हम साइन 4 पाई x अपॉन एल, यहाँ पर क्या रखते हैं, L/8 रखते हैं। तो अगर हम L/8 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 पाई। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 4/L इंटू में L/4 पाई, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा ये। और हमने एक 1/2 मिस कर दिया ना, यहाँ पर ये 1/2 था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये 1/2 साथ में चल रहा था, ये 1/2 और यहाँ पर 1/2। और दूसरी जगह जब हम 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या बन जाएगा, 0, तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। तो ये क्या बचा, 1/4। अब यहाँ से L से L गया, 4 से 4 गया, और क्या बचा 1/2 पाई। तो ये क्या आ गई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक, 0 से L/8 तक, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको और भी मतलब सारे हम फिजिक्स का कंटेंट हमारी प्लेलिस्ट में धीरे धीरे अपलोड करेंगे, तो आपको अगर वो भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना।